देखिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी में लेसन 6 की। कौन से लेसन की बात कर रहे थे? 6 की। तो हमने देखा कि ज्योग्राफी में जो हमारा लेसन था वो था मानव अधिवास। क्या था बेटा? विश्व और विश्व में मानव अधिवास। तो देखिएगा, जैसा कि आपको बताया गया पिछली वीडियो में, अधिवास आवास का एक प्रतिरूप। आवास जिसे हम घर या मकान भी कहते हैं। आवास जिसे घर या मकान भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि जहाँ पर एक मनुष्य घर बनाकर रहता है उसे क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। कि जहाँ पर एक मनुष्य घर बनाकर रहता है उसे क्या कहते हैं? हम आवास कहते हैं। और जहाँ पर मानव द्वारा निर्मित, ठीक है ना, मानव का एक समूह रहता है उसे क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। तो आज हम यह बात कर रहे हैं आदिवास की। आदिवास को, जैसा कि देखिए, मानव अधिवास को प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत वर्ग के आधार पर, मानव अधिवासों को प्राकृतिक आधार पर और मानवीय दशाओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना? दो प्रकार है इसके। पहला है ग्रामीण, दूसरा है नगरीय। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रामीण और दूसरा है बेटा नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो देखिए, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में हमने सबसे पहले जो अध्ययन करना है वो करना है ग्रामीण अधिवास का। किसका अध्ययन करना है? ग्रामीण अधिवास का। तो ग्रामीण अधिवास में जो हम अध्ययन करेंगे वो ग्रामीण अधिवास के प्रकार के प्रतिरूपों का अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रामीण अधिवास के हम प्रतिरूपों के बारे में बात कर रहे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप होगा। क्या होगा? ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। देखिए बेटा, ग्रामीण अधिवास के कौन कौन से प्रतिरूप बताए गए थे। देखिए, सबसे पहला जो प्रतिरूप बताया गया था वो बताया गया था रेखीय प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप बताया गया था? रेखीय प्रतिरूप। और उसके आधार पर जैसे दूसरा बताया गया था तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप। ऐसे 12 प्रकार के प्रतिरूप बताए गए थे आपको। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के प्रतिरूप बताए गए थे। जैसे थर्ड था त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप। चौथा था अरीय, ठीक है ना, अरीय या तारा प्रतिरूप। देखिए, सबसे पहले हम 4 का अध्ययन करते हैं, बाकी और का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं सबसे पहले वो हम रेखीय प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? रेखीय प्रतिरूप। कि रेखीय प्रतिरूप के अधिवास कहाँ विकसित होते हैं। देखिएगा कि ग्रामीण अधिवास में प्रतिरूपों की बात कर रहे हैं। पहला जो रेखीय प्रतिरूप, सड़कों, रेल मार्गों व नहरों के किनारे। ध्यान देना, सड़कों, रेल मार्गों व नहरों के किनारे। किनके किनारे? नहरों के किनारे। ठीक है ना? रेखीय प्रतिरूप विकसित होते हैं। रेखीय प्रतिरूप विकसित होते हैं। रेखीय प्रतिरूप कहां पर होते हैं? सड़कों के किनारे, रेल मार्गों के किनारे व नहरों के किनारे। इसे पंक्तिनुमा व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे पंक्तिनुमा व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। तो ध्यान रखना कि इसे पंक्तिनुमा व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। पंक्तिनुमा व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। किसको? रेखीय प्रतिरूप को। कि रेखीय प्रतिरूप सड़कों, रेल मार्गों व नहरों के किनारे विकसित होते हैं। इन्हें पंक्तिनुमा व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्तिनुमा व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बेटा आपके यहाँ तीर प्रतिरूप। तीर देखा ना, भगवान राम जो बाण चलाते थे, जो तीर होता है, तो यहाँ जो अधिवास बनाए गए हैं वो तीर की भांति बनाए गए हैं। किसकी भांति बनाए गए हैं? तीर की। कि तीरनुमा आकृति के समीप, तीरनुमा आकृति के समीप, तीरनुमा आकृति के समीप।
ठीक है ना। तो तीर नुमा आकृति के सभी ये नदी विसर्ग के सहारे विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं? नदी विसर्ग के सहारे विकसित होते हैं। तीरनुमा आकृति के जो प्रतिरूप होते हैं तीरनुमा होते हैं, नदी विसर्ग के सहारे यह विकसित होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके त्रिभुजाकार। कौन सा आता है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार जैसा त्रिभुज होता है, सीधी सी बात है, जैसा त्रिभुज होता है। तो देखिए नदियों व सड़कों के संगम पर, नदियों व सड़कों के संगम पर, नदियों नहरों और सड़कों का जो संगम होता है, नदियों नहरों और सड़कों, ध्यान देना, नदियों नहरों और सड़कों का जो संगम होता है तथा एक दूसरे को ये क्या काटती हो? समकोण पर काटती हो। ऐसी आकृति के जो अधिवास होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? त्रिभुजाकार अधिवास कहते हैं। ये त्रिभुजाकार अधिवास आ जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आयताकार या चौकपट्टी। सॉरी अरिय या त्रिज्या कह दो, या आयताकार या चौकपट्टी। देखिए तो अरिय या त्रिज्या, सॉरी अरिय या तारा प्रतिरूप। तो तारा प्रतिरूप प्रारंभ में अरिय प्रतिरूप के में विकसित है, किंतु बाद में बाहर के जाने वाली सड़कों के किनारे मकान बनाने वह इसकी आकृति कैसी हो जाती है? इसकी जो आकृति है वो तारे की जैसी हो जाती है। किसकी जैसी हो जाती है? तारे की जैसी हो जाती है। ठीक है ना। तो इन चीजों का बेटा हमको यहाँ क्या करना है? अध्ययन करना है प्रतिरूपों का, कि कौन कौन से प्रतिरूप बताए गए हैं। तो ये जो प्रतिरूप बताए गए हैं, सबसे पहला जो प्रतिरूप देखा था हमने रेखीय प्रतिरूप। कौन सा था? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप के बारे में आपने देखा कि सड़कों, रेल मार्गों व नहरों के किनारे जो अधिवास विकसित होते हैं उन्हें रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। पंक्तिनुमा व अर्धचंद्राकार प्रतिरूप। अब आगे देखिएगा आप, अरिय या तारा प्रतिरूप। ये रहा कि कई गलियां या सड़कें एक ही स्थान पर, कई गलियां या सड़कें एक ही स्थान पर अगर मिलती है तो ऐसा प्रतिरूप बनता है। कैसा प्रतिरूप? अरिय या तारा प्रतिरूप। किताब में आपके सब चित्र सहित है और ये आपको नोट्स में उपलब्ध है। आगे देखिएगा, आगे जो बात करेंगे हम वो वृत्ताकार प्रतिरूप की बात करेंगे। कौन से प्रतिरूप की? वृत्ताकार प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवास में प्रतिरूपों की बात करें वृत्ताकार। तो वृत्ताकार वृत्त की आकृति के प्रतिरूप को वृत्ताकार, वृत्त की आकृति, वृत्त की आकृति जानते हो आप कैसी होती है? तो वृत्त की आकृति के प्रतिरूप को, ठीक है ना, वृत्ताकार जो कुएं, तालाब व किले के चारों ओर विकसित होते हैं उन्हें वृत्ताकार अधिवास कहते हैं। उसके बाद आता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, जो पहाड़ों में विकसित होते हैं। कहाँ होते हैं? पहाड़ों में या पर्वतीय भागों पर बने होते हैं। तो पर्वतीय भागों पर बने प्रतिरूप कौन सी श्रेणी में आते हैं? पर्वतीय भागों पर बने प्रतिरूप सीढ़ी नुमा श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं बेटा? सीढ़ी नुमा श्रेणी में आते हैं। आगे देखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिरूपों का यहाँ हमने अध्ययन किया है, जैसे रेखीय प्रतिरूप, अरिय प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप। ठीक है। उसके बाद प्रतिरूपों के बाद आती है बेटा ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं, कि ग्रामीण अधिवासों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो ध्यान देना, ग्रामीण अधिवासों की जो समस्याएं होती है, तो देखिए ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं, ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं, ग्रामीण अधिवास की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए ग्रामीण अधिवासों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, गांव के जो लोग होते हैं वो किन किन समस्याओं का सामना करते हैं। देखिए बेटा कि सबसे पहले जो समस्या होती है कि आवागमन के साधनों का अभाव। इसका अभाव? आवागमन के साधनों का अभाव, अर्थात परिवहन के साधनों का अभाव ग्रामीण अधिवास की सबसे बड़ी समस्या है। इसमें क्या होता है, एक स्थान पर जाने दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात, परिवहन या आवागमन के साधनों का क्या रहता है? अभाव रहता है। नेक्स्ट जो होता है इसमें पेयजल अभाव होता है।
ये समस्याएं हैं, नोट कर चलना, मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ। पहली जो है आवागमन के साधनों का अभाव, दूसरी है बेटा पेयजल अभाव, पानी की समस्या रहती है गाँव में, दूषित जल आता है, खुले कुएं बोरवेल्स वगैरह होते हैं, मवेशी पशु मृत कोई डाल जाता है या फिर कहीं गिर जाते हैं, तो पेयजल का अभाव रहता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती, जो होती है वो बहुत PHC CHC लेवल पे होती है, जहाँ पर उपचार प्राथमिक उपचार करके उनको शहर की ओर रवाना कर दिया जाता है। तो ग्रामीण आदिवासी जो समस्याएं होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव, किसकी अभाव? विद्युत आपूर्ति का अभाव। देखिए बेटा गाँव में देखा होगा अधिकतर बिजली कटौती मिलती है, तो विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है। रोजगार का नहीं होना, इसलिए लोग क्या करते हैं, शहरों की ओर पलायन करते हैं। सूचना तकनीकी, टीवी टेलीफोन आदि का अभाव होता है ग्रामीण अधिवासों में। तो बिल्कुल जो ग्रामीण अधिवास होते हैं वहाँ टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, जैसे टीवी टेलीफोन रेडियो वगैरह, इनका अभाव होता है। शिक्षा के संसाधनों का अभाव होता है, और इन सभी अभावों को लेकर व्यक्ति क्या करता है बेटा, शहर की ओर पलायन करता है। क्या करता है? शहर की ओर पलायन। तो ये ग्रामीण अधिवास की समस्याएं हैं, ठीक है। तो एक बार नोट करके और बताता हूँ। पहला है आवागमन के साधनों का अभाव, आवागमन या परिवहन के साधनों का अभाव, पेयजल अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, रोजगार का अभाव। गांव में जो जो समस्याएं आपको देखने की मिलती है, आप इन ग्रामीण आदिवासी समस्याओं में लिख सकते हो, ठीक है ना। रोजगार का अभाव हो गया, शिक्षा का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव, शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव, ये सभी बेटा क्या है, ग्रामीण आदिवासी की समस्याएं हैं, और इनको आप नोट कर सकते हो। देखिए पहली है आवागमन के साधनों का अभाव। कौन सी है? आवागमन के साधनों का अभाव। आवागमन के साधनों के अभाव, दूसरी पेयजल, तीसरी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, रोजगार का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव, टेक्नोलॉजी का अभाव, शिक्षा व सुविधाओं का अभाव, ये ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं होती है। ग्रामीण आदिवासियों के बाद देखिए बेटा, मैंने बताया था कि इनको दो भागों में बांटा गया है। जो दूसरा था वो था नगरीय अधिवास। कौन सा था? नगरीय अधिवास। तो अब हम जो अध्ययन करेंगे ग्रामीण की जगह यहाँ करेंगे नगरीय अधिवास का। किसका करेंगे? नगरीय अधिवास का। देखिए नगरीय अधिवास, देखिएगा ग्रामीण, ग्रामीण के बाद नगरीय। अब कहाँ की ओर प्रस्थान करेंगे? शहरों की ओर प्रस्थान करेंगे, नगरों की ओर प्रस्थान करेंगे। तो देखिए बेटा, नगरीय अधिवासों की अर्थव्यवस्था, ध्यान देना। नगरीय अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो निर्माण, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, ठीक है ना, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सुविधाओं पर निर्भर होती है। नगरीय अधिवास की जो अर्थव्यवस्था होती है वो निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि व्यवसायों पर या अन्य सेवाओं पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि नगरीय जो अर्थव्यवस्था है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि नगरीय जो अर्थव्यवस्था है द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों पर निर्भर होती है। ग्रामीण अधिवास प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होते हैं। जो प्राथमिक व्यवसाय होते हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, और मैंने आपको बता भी दिया कि प्राथमिक व्यवसाय में कि मनुष्य प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों से अपने
पूर्ति के लिए जो संसाधन उपलब्ध करता है वो प्राथमिक संसाधन में आते हैं, और द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम ये नगरीय अधिवास में शामिल किए गए हैं। कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि नगरीय अधिवास द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर सभी लोग जो व्यावसायिक में लगे हुए हैं वो सब कहाँ, किस में आ जाएगा, नगरीय अधिवासों में आता है। तो देखिए नगरीय, नोट कर लेना आप, नगरीय अधिवास की अर्थव्यवस्था इस अधिवास की, किसकी, नगरीय, इस अधिवास की अर्थव्यवस्था किन किन पर प्रमाणित है बेटा। देखिए नगरीय अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था है, निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य। निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवाओं पर निर्भर करती है कौन सी, नगरीय अधिवास की विशेषताएं। अब उसके बाद देखिए, यह प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर, प्राथमिक को क्या करते हैं, छोड़कर बाकी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय किस में आधारित होते हैं, किस में बेटा आते हैं, ये सब निर्भर करते हैं नगरीय अधिवास पर निर्भर करते हैं। फिर आते हैं नगरीय अधिवास की निम्न विशेषताएं। देखिए नगरीय अधिवास की निम्न विशेषताएं। कौन कौन सी है नगरीय अधिवास की विशेषताएं। देखिए बेटा, नगरीय अधिवास की जो विशेषताएं होती है कि नगरीय अधिवास में क्या होता है, उच्च जनसंख्या घनत्व होता है। जनसंख्या घनत्व कि 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो नगरीय अधिवास में जो पहली जो विशेषताएं हैं वो है उच्च जनसंख्या घनत्व। क्या होगा, उच्च जनसंख्या घनत्व। कि नगरीय स्तर पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो कैसा पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। दूसरा होता है बेटा त्वरित गतिशीलता, कि नगरीय क्षेत्रों में, नगरों में जो कार्रवाई है त्वरित रूप से की जाती है, त्वरित गतिशीलता। थर्ड नंबर पर देखिएगा बेटा, पक्की सड़कें एवं पक्के मकान। पक्की सड़कें और पक्के मकान नगरों में पाए जाते हैं। रोजगार की उपलब्धता, किसकी उपलब्धता, नगरों में। तो गांव से भी लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, किसकी तलाश में, रोजगार की तलाश में। किसकी तलाश में, रोजगार की तलाश में। यातायात के जो संसाधन होते हैं मूल रूप से पाए जाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन पाए जाते हैं, किसके, यातायात के। ठीक है ना। देखिए यातायात के व्यक्तिगत संसाधन, या तो यातायात भरपूर मात्रा में होगा या फिर प्रत्येक व्यक्ति के पास यह संसाधन उपलब्ध होंगे, यातायात के व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है बेटा। उच्च शिक्षा एवं गहन चिकित्सा नगरों में पाई जाती है। क्रिटिकल जो कंडीशन मरीज होते हैं उनकी देखरेख के लिए गहन चिकित्सा की सुविधा कहाँ पाई जाती है, नगरों में पाई जाती है। 50% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहना, जटिल श्रम विभाजन, तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर, सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, ये नगरीय अधिवास की विशेषताएं हैं। ठीक है ना। तो नगरीय अधिवास की विशेषताओं में देखा, उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कैसा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उच्च जनसंख्या। त्वरित गतिशीलता, पक्की सड़कें और पक्के मकान पाए जाते हैं। कैसे मकान पाए जाते हैं, पक्की सड़कें पाई जाती है नगरों में, और पक्के ही वहाँ क्या पाए जाते हैं बेटा,
मकान पाए जाते हैं। फिर आता है नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, कि नगरीय जो बस्तियां हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो देखिए नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, तो जरूरी नहीं है कि जो शहरों में जो सारी नगरीय जो बस्तियां होती हैं वो पक्की हों, कुछ कुछ बस्तियां वहां पर कच्ची भी होती है। देखिए विशेषताएं इनको ध्यान में रखना। अब देखिए बेटा आगे, अब है नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण। ये जो सारे के सारे जो टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, ये आपके बुक से रिलेटेड है और बुक में सीक्वल से हम लोग इनका अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं, देखते रहिए। नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण, नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण। देखिए बेटा कि विश्व में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न पाई जाती है। नगरीय अधिवासों की जो परिभाषा होती है वो एक देश से दूसरे देश में अलग अलग पाई जाती है, भिन्न पाई जाती है। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण को सामान्य आधार, जनसंख्या के आधार, मानव व्यवसाय, प्रशासनिक ढांचा और आवश्यक दशाएं उपलब्ध करवाता है। क्या नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, कि नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण कैसे जनसंख्या के आकार को निश्चित करते हैं। किसको निश्चित करते हैं, जनसंख्या के आकार को। कि नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, ध्यान देना, नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के जो सामान्य आधार हैं, नगरीय अधिवासों के वर्गीकरण के सामान्य जो आधार है कौन कौन से हैं। पहला बेटा जनसंख्या का आकार निश्चित करते हैं। किसका आकार निश्चित करते हैं, जनसंख्या का, जनसंख्या का आकार, ठीक है। मानव का व्यवसाय, मानव व्यवसाय, प्रशासनिक ढांचा या प्रशासन से संबंधित कार्य, और आवश्यक जो दशाएं हैं वो वर्गीकरण में उपलब्ध की जाती है। आवश्यक दशाएं वर्गीकरण में उपलब्ध की जाती है। अब इनका हम देखिए किताब के माध्यम से थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, डिटेल्स के माध्यम से, कि जनसंख्या का आकार। तो विश्व में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के सामान्य आधार, जनसंख्या का आधार, मानव व्यवसाय, प्रशासन संबंधित कार्य और बेटा आवश्यक दशाएं उपलब्ध है। देखिए इन चारों टॉपिक्स का जो है, जनसंख्या का आकार, मानव व्यवसाय, व्यावसायिक संरचना, ठीक है ना, प्रशासनिक संरचना, आवश्यक दशाएं, इनका आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। नोट्स में आपको ये सब मिल जाएंगे। अब देखिए बेटा जो आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो आपके टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नगरीय अधिवासों के प्रकार। किसके प्रकार, नगरीय अधिवासों के प्रकार। तो अब ध्यान देना, नगरीय अधिवासों के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए बेटा नगरीय अधिवासों के प्रकार, नगरीय अधिवासों के प्रकार। देखिए बेटा नगरीय अधिवासों के प्रकार अपने आकार, अपनी सुविधाओं एवं संपादित किए जाने वाले कार्यों एवं जनसंख्या के आधार पर कई नामों से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नगरीय अधिवासों के प्रकार, इससे पहले हम जो अध्ययन कर रहे थे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। अब नगरीय अधिवासों में, तो नगरों में क्या क्या होता है। देखिए बेटा नगरों में सबसे पहले होता है नगर। क्या होता है, नगर, कि 1 लाख से अधिक व 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास क्या कहलाते हैं, नगर कहलाते हैं। 1 लाख से अधिक व 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र क्या कहलाएंगे, नगर कहलाएंगे। ध्यान देना कि 1 लाख से अधिक व 10 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र क्या कहलाएंगे बेटा, नगर अधिवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नगर अधिवास।
इनमें 50% से अधिक जनसंख्या किन में लगी होती है? गैर संलग्न कार्यों में लगी होती है। 50% से अधिक जो जनसंख्या होती है वो किन में लगी होती है? गैर संलग्न कार्यों में लगी होती है। नगर के बाद आता है स्टूडेंट महानगर। देखिए महानगर, महानगर का नाम सुना होगा। जैसे हम राजस्थान में बात करें तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर, ये हमारे महानगर हैं। महानगरों में क्या होता है? जैसे नगरों में आपने देखा कि एक जनसंख्या 1 लाख से तो अधिक होती है, परंतु 10 लाख से कम होती है। महानगरों में क्या होता है कि 10 लाख, कितनी जनसंख्या होती है महानगरों में? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिक जनसंख्या वाले अधिवासों को क्या कहते हैं? महानगर कहते हैं, महानगर अधिवास कहते हैं। तो महानगरों में औद्योगिक, व्यापारिक व प्रशासनिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। महानगरों में औद्योगिक, व्यापारिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के क्या होते हैं स्टूडेंट? केंद्र होते हैं। अब बेटा इसके बाद आता है सन्नगर। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार। सन्नगर, देखिए सन्नगर, सन्नगर शब्द का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था। सन्नगर शब्द का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था। किसने किया था? पैट्रिक गिडिज ने किया था। ध्यान देना कि सन्नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था। नगरों को मिलाकर एक विशाल नगर बनाया जाता है। नगरों को मिलाकर क्या किया जाता है? एक विशाल नगर बनाया जाता है। नगरों को मिलाकर एक विशाल नगर बनाया जाता है, जिसकी जो जनसंख्या होती है वो 50 लाख के मध्य होती है। कितनी होती है बेटा? 50 लाख के मध्य होती है। उसके बाद आता है बेटा लास्ट बृहत नगर, जिसे विशाल नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशाल नगर भी कहते हैं। इसमें ये पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन ये बना सकता है कि सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था। इसमें जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख के मध्य होती है। अब देखिए बृहत नगर, जिसे अंग्रेजी में मेगालोपोलिस कहते हैं। मेगालोपोलिस कहते हैं। दिख रहा है ना आपको ये सब कि अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ विशाल नगर होता है। क्या होता है जिसका अर्थ? विशाल नगर होता है। तो नोट कीजिएगा कि बृहत नगर, जिसे अंग्रेजी में मेगालोपोलिस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। क्या होता है बेटा? विशाल नगर होता है। इसमें जो जनसंख्या होती है वो 50 लाख से अधिक होती है। कितने से? 50 लाख से अधिक होती है। 50 लाख से अधिक होती है बृहत नगरों में जनसंख्या। इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले 1857 में जिन गोटमैन ने किया था। बृहत नगर शब्द का प्रयोग जिन गोटमैन ने किया था। कब? 1857 में। कब किया था? 1857। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के कौन कौन से शहर हैं जो बृहत नगर की श्रेणी में आते हैं? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। ठीक है ना? इसको ध्यान से देखिए। नगरीय अधिवासों के प्रकार 4 प्रकार है: नगर, महानगर, सन्नगर और बृहत नगर। कितने प्रकार है बेटा? 4। कौन कौन से हैं? नगर है, महानगर है, सन्नगर है और बृहत नगर है। तो अब आगे देखिएगा, आगे जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे नगरीय अधिवासों की समस्याओं का। किनका अध्ययन करेंगे? नगरीय अधिवासों की समस्याओं का। देखिए, क्लियर? आगे
नगरीय अधिवास की समस्याएं। जैसे ग्रामीण अधिवास की समस्याएं थी, वैसे ही नगरीय अधिवास की समस्याएं। कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। पहली समस्याएं कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगर का बढ़ता आकार। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगर का बढ़ता आकार। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगर का क्या बेटा? बढ़ता आकार। गंदी बस्तियों का अधिक होना। गंदी बस्तियों का अधिक होना। आगे देखिए, शौचालयों का अभाव, अत्यधिक भीड़ से संक्रमण का खतरा। बोल के देख लेते हैं कि गंदी बस्तियों का अधिक होना, अत्यधिक भीड़ से संक्रमण का खतरा, शौचालयों का अभाव, पर्यावरण प्रदूषण, उपभोक्ता वस्तुओं का उचित मूल्य, खाद्य पदार्थों में मिलावट, अपराधों का बढ़ता स्तर। ये सब क्या है? ग्रामीण नगरीय अधिवास की समस्याएं हैं। कि नगरीय अधिवास की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो नगरीय अधिवास की जो समस्याएं हैं, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, पर्यावरण प्रदूषण, क्या जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण, अपराध का बढ़ता स्तर। ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं कि नगरीय अधिवास में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। फिर आता है बेटा नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं एवं समाधान। नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्याएं एवं समाधान। देखिए, नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या और समाधान क्या क्या हो सकते हैं। नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या एवं समाधान। देखिए बेटा, समस्या और समाधान के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि समस्या तो क्या क्या है, क्या क्या इनके समाधान है। तो देखिए, नगरीय कच्ची बस्तियां रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि के सहारे अभावग्रस्त अस्थायी या स्थायी छत से बनी झोपड़पट्टियां होती है, जिनमें सड़कों के नाम पर 2 से 4 फुट चौड़ी घुमावदार ऊबड़ खाबड़ गलियां होती हैं। ठीक है ना। जिनमें जीर्ण शीर्ण मकान होते हैं। निम्न सुविधाओं का अभाव होता है। कौन कौन सी? शौचालय का अभाव, मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव, भीड़ भाड़, पतली सकड़ी घुमावदार गलियां। समाधान क्या है कि सरकार द्वारा निम्न स्तर पर आवास उपलब्ध करवाए गए। समस्या है बेटा, जानते हो आप कि नगरें छोटी छोटी गलियां होती है, एक शौचालय का उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं। ये इनकी समस्याएं होती हैं। समाधान कि सरकार को कच्चे झोपड़पट्टी वालों को पक्के मकान बनाकर दिए जाने चाहिए। ये इनके समाधान के रूप में तब्दील किया गया है। ये जो टॉपिक्स है ये आपके अधिक नोट्स में भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ एक कच्ची बस्ती का अगर अध्ययन करें तो एशिया की सबसे बड़ी जो कच्ची बस्ती है उसका आज अध्ययन करने का है। तो नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या एवं समाधान। फिर उसके बाद आता है कि हम किस कच्ची बस्ती का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन। नगरीय अधिवास में मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन। मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। नगरीय अधिवास मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन। कौन सी बस्ती का अध्ययन करेंगे? मुंबई की धारावी बस्ती का विशेष अध्ययन करेंगे। देखिए, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती का विशेष अध्ययन। तो देखिए बेटा, मुंबई की तो धारावी कच्ची बस्ती है, एशिया की मुंबई की धारावी जो कच्ची बस्ती है उसकी हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मुंबई की। तो यह एशिया की सबसे बड़ी स्लम कच्ची बस्ती है। तो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती कौन सी है?
धारावी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती। स्लम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एशिया की सबसे बड़ी इस बस्ती की स्थापना 18वीं शताब्दी में गुजरात के कुम्हारों ने की थी। इस बस्ती की स्थापना 18वीं शताब्दी में गुजरात के कुम्हारों ने की थी। किसने की थी? गुजरात के कुम्हारों ने। इस बस्ती की स्थापना किसने की थी बेटा? 18वीं शताब्दी में गुजरात के कुम्हारों के द्वारा की गई थी। यह दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्ग के बीच स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम में कहाँ स्थित है? उपनगरीय रेल मार्ग के बीच स्थित है, दक्षिण पश्चिम जगह पर। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम जगह पर। आगे देखिए कि धारावी बस्ती का जो क्षेत्रफल है, कितना होगा बेटा? तो धारावी बस्ती का जो क्षेत्रफल है वो 557 एकड़ है। कितना है? 557 एकड़। तो धारावी बस्ती का क्षेत्रफल 557 एकड़ है। देखिए बस्ती का क्षेत्रफल, कौन सी बस्ती का? धारावी बस्ती का क्षेत्रफल 557 एकड़ है। कितना है? 557। यह बस्ती 12 बस्तियों से मिलकर बनी है। कितनी बस्तियों से मिलकर बनी है? 12 बस्तियों से मिलकर बनी है। सन 2011 में बस्ती की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 6 लाख थी। 2011 में, अभी चल रहा है 2020। नेक्स्ट ईयर क्या होगी? जनगणना होगी। तो आप अंदाज कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि जनसंख्या कितनी बड़ी होगी। तो सन 2011 में बस्ती की जनसंख्या 6 लाख थी और एक ही कमरे में धारावी की कच्ची बस्तियों के एक ही कमरे में 10 से 15 लोग निवास करते हैं, एक कमरे में। और इस बस्ती में एक सड़क गुजरती है जिसे 90 फीट रोड के नाम से जाना जाता है। इस बस्ती में एक सड़क गुजरती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? 90 फुट के रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 1500 लोगों के लिए एक ही शौचालय का क्या किया गया है बेटा? निर्माण किया गया है। वहां पर छोटे छोटे कमरे होते हैं, छोटे छोटे कमरों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चूहे और कौवों की भरमार होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीलिया, टाइफाइड, डेंगू, हैजा जैसे रोग अधिकतर लोगों के होते रहते हैं। इन लोगों का जो काम है वो क्या काम है बेटा? इन लोगों का जो काम है वो चमड़े का काम है, ठीक है ना। इनका जो व्यवसाय है वो किस प्रकार है कि यहाँ दूसरे देशों के साथ मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, कसीदाकारी के काम किया जाता है, जरी का काम किया जाता है, चमड़े का काम, धातु का कार्य, आभूषण, फर्नीचर और उच्च फैशन के कपड़े सिलने आदि का कार्य कहाँ किया जाता है? मुंबई की धारावी बस्ती में। और पर्यटन केंद्र तथा फिल्मों के कनिष्ठ कलाकारों का बड़ा केंद्र भी है। तो 85% लोग स्वयं या स्लम में रोजगार पाते हैं, ठीक है। अर्थात इस बस्ती में क्या पाते हैं वो लोग? रोजगार पाते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बस्ती के पुनर्स्थापित के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। तो यह बस्ती एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है जो हमारे भारत देश के मुंबई महानगर के बीचों बीच स्थित है, ठीक है ना। यहाँ से 80 से 90% तक लोगों को क्या मिलता है बेटा? व्यापार मिलता है। और इसी धारावी बस्ती में हम, ठीक है ना, देखेंगे छोटी छोटी जो सड़कें होती हैं वो अंदर तक ऑटो वगैरह चले जाते हैं, भीड़ भाड़ इतने वो लोग ट्रेंड होते हैं, ठीक है ना। इसी वीडियो के साथ ग्रामीण और नगरीय अधिवास की जो समस्याएं थी उनके समाधान थे, कच्ची बस्तियों का जो अध्ययन है वो हम इस वीडियो में कर चुके हैं। आगे देखिए बेटा, इसी के साथ जो आपका लेसन होता है 6 वो कंप्लीट पाया जाता है, ठीक है ना। 6 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 6 के 6 नोट 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पास उपलब्ध हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के पास उपलब्ध नहीं है तो वह व्यक्ति मुझसे पर्सनल संपर्क कर सकता है, बालक संपर्क कर सकता है। नंबर आप सभी के पास है। बेटा इस समय अधिक से अधिक क्या करना है? पढ़ाई पे ध्यान देना है। और
कोई भी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से संबंधित 12th क्लास या 11th क्लास के स्टूडेंट को समस्या हो तो प्लीज़ संपर्क करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने होगी जिसमें हम लेसन नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।